नमस्कार दोस्तों आप मानिए या ना मानिए, लेकिन इस वक्त हरियाणा का विधानसभा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। और ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी खेमे के भीतर का सच नहीं है, बल्कि ये कह कि पहली बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुलेआम खुले तौर पे ये बात मान चुके हैं कि उनके द्वारा कहे गए बातों का असर तो तभी होगा जब चुनावी जीत मिलेगी। और चुनावी जीत का मतलब केवल ये नहीं है कि आप बहुमत के सीटों को पा गए, यानी कम से कम हरियाणा को लेकर के कम से कम ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी बिसात इस दौर में ऐसी बिछानी होगी जिसके भीतर कम से कम 2/3 सीटों पर जीत मिलनी चाहिए। और इन 2/3 सीट हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर कौन सी है? सच में क्या इसके लिए रणनीति तैयार है? इस रणनीति को अमल में लाने के लिए वो कौन कौन से कदम अब कांग्रेस पार्टी को उठाने को तैयार है? अब इन तमाम सारे बातों की जानकारी भारतीय जनता पार्टी खेमे के भीतर जब पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि जिन प्लानिंग के आश्रय भारतीय जनता पार्टी चल रही थी उसमें उसके सामने ही कांग्रेस से निकले हुए वो तमाम सारे लोग जो उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में थे, यानी ये कहे कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनके आश्रय भी एक बिसात हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बिछाई जरूर थी। और इन तमाम सारे बातों के मद्देनजर कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच जाट वर्सेस ऑल यानी 36 बिरादरियों का जिक्र हरियाणा में तो वो, लेकिन हुडा की कांग्रेस है ये, और हुडा के आश्रय हरियाणा के भीतर पूरे कांग्रेस को जीतना है। और हुडा के पुरानी सत्ता को आप ध्यान कर लीजिए, यानी ये कहे कि इस वक्त में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस दौर में गायब हो गए थे। राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जब हरियाणा पहुंचे थे तो उस समय में हरियाणा का जो माहौल था उसके तुरंत बाद जो सर्वे किया गया उस सर्वे के भीतर यह माना गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है। और सीएसडीएस लोकनीति ने जब सर्वे किया तो वह भी बहुत साफ तौर पे बताया कि केवल 2% का अंतर है हरियाणा के भीतर लोकप्रियता को लेकर के। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है। यानी ये कहे कि सियासी तौर पर मौजूदा वक्त में कांग्रेस की हवा जिस तेजी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहनी शुरू हुई देश के अंदर, और जब चुनाव के ऐलान के बाद टिकटों के बंटवारों को लेकर के और उसके बाद चुनाव प्रचार के तौर तरीके में एक ही झटके में हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर जब ये मैसेज पहुंच गया कि दरअसल ये हुडा की कांग्रेस मैदान में हरियाणा में, राहुल ने देर नहीं लगाया, अपने रैली के जरिए वहां की परिस्थितियों को परखा, कुमारी शैलजा को समझाया, सियासी तौर पर तमाम सारे नेताओं के साथ सलाह मशवरा किया, उनको इनपुट्स दिए गए। अब ये ऐलान किया गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हरियाणा के सड़कों पे दौड़ेंगे, लगातार 3-4 दिनों तक सड़कों पे होंगे हरियाणा के, और लगातार 3-4 दिनों तक पदयात्रा के तरीके से राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा के भीतर निकलेगी। यानी हरियाणा के लोगों के भीतर ये कांग्रेस की लड़ाई है, राहुल गांधी की लड़ाई है, ये संदेश साफ तौर पे हरियाणा के वोटर के बीच जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो जातीय समीकरण के आश्रय जाट वर्सेस ऑल की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा, और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से जेजेपी के साथ भी खड़ी कहीं नजर आई, कहीं आईएनएलडी के साथ खड़ी नजर आई, आईएनएलडी के साथ बीएसपी खड़ी नजर आई, तो इसका मतलब वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इन तमाम बातों के बीच जेजेपी जो पार्टी के साथ नजर आए तो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी ये कहे कि एक और जाट वोट बैंक हरियाणा के भीतर हो, दूसरी तरफ तमाम जातियों का वोट बैंक हरियाणा चुनाव के अंदर, एक तरफ हुडा की कांग्रेस हरियाणा में तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टी। और ये स्थिति कांग्रेस को जीत तो दिला रही है हरियाणा के भीतर, लेकिन जीत के आश्रय महाराष्ट्र तक आवाज पहुंचानी है इंडिया गठबंधन को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिलाना है। ये तमाम सारी परिस्थितियां तभी उत्पन्न होगी जब हरियाणा के भीतर 2/3 सीटों पर जीत इंडिया गठबंधन की हो जाए। और इसके लिए आज पहला कदम खुले तौर पर यह बात कहते हुए उठाया गया कि अब किसी भी बगावती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के भीतर कांग्रेस के अध्यक्ष के जरिए एक पर्चा जारी किया गया, उसके भीतर 13 नाम का जिक्र होता है। इन 13 नामों को पार्टी को 6 साल तक के लिए इन तमाम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया पार्टी से। इसमें से 5 लोग चुनाव के मैदान में होते हैं, और उससे पहले भी 3 लोग जो चुनाव मैदान में थे उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन आज 13 नाम जब एक साथ आया हरियाणा के भीतर तो भारतीय जनता पार्टी की वो प्लानिंग जो उसके मन में चल रही थी कि कांग्रेस के भीतर से जो लोग निकल करके चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है, चुनाव मैदान में है, और उनके जरिए जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी वो एक ही झटके में क्या हरियाणा के भीतर ध्वस्त हो गई।
आपको एक एक सीट बाई सीट करके आपको बताएंगे कि हरियाणा के भीतर कैसे कांग्रेस 2/3 सीटों तक पहुंचने की स्थिति में है। हरियाणा के चुनाव में किन किन सीटों पर कांग्रेस की निगाहें हैं, उससे पहले जरा एक पल के लिए इस पर्चे को देखिए जो 13 बागी कांग्रेसियों को निष्कासित किया गया। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये दूसरी लिस्ट है, क्योंकि इससे पहले भी फरीदाबाद के निगाचों से ललित नागर सेठ चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतर गए, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। ये दूसरी, लेकिन अंबाला कैंट से एक व्यक्ति को और निर्दलीय तौर पर उतरे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। बहादुरगढ़ के भीतर राजेश जो, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में जो आज 13 लोगों की लिस्ट आज जो आई, उसमें जिंद के प्रदीप किल होते हैं जो चुनाव मैदान में है, उनको निष्कासित किया गया। उनजाना में दिलवाल सिंधी है, उनको बाहर का रास्ता किया गया। कलायत में अनीता टूल, पानीपत ग्रामीण के भीतर विजय जैन होते हैं। गोहेला जो कि सुरक्षित सीट होती है, नरेश ठांडे, टुंडी में सज्जन सिंह और सुनीता भट्ट, इन दोनों को निकाल दिया गया। जो नीलो खेरी सीट है, उनको वहां से बाहर किया गया। एक दयाल सिंह करके होते, उनको बाहर किया। दादरी से अजित फोगाट, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। पवाली खेरा जो सुरक्षित सीट मानी जाती है, सतवीर खेरा, लगातार कांग्रेस के खिलाफ, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। और पृथला से एक व्यक्ति, यानी अभी तक इस लिस्ट के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जो कांग्रेस के बीच जो रेखाएं खींचने की बन रही थी, उसके भीतर एक भी वोट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। यह संदेश आज खुलेआम खुले तौर पर यह बात कहते हुए दे दिया गया कि दरअसल केवल जीत नहीं चाहिए हरियाणा के चुनाव में। यानी यह आप न सोचिए कि केवल 45-50 सीटों से काम चल जाएगा। 90 सीटों के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 45 का आंकड़ा होता है। पिछले बार 41 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और उसके साथ जेजेपी आकर के मिल गई थी। 10 विधायक उसके पास थे और सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की और सारे इंडिपेंडेंट भी चले गए। लेकिन अब जो इस बार की रणनीति और पूरा जो व्यूह रचना है हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के, और जिस तरीके से अभी हरियाणा की परिस्थितियां हैं, तमाम सारे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उससे बहुत संदेश साफ होती है कि भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 20 से 22 सीटों पर जो पिछली बार जो जीती थी वो सब लूज कर रही है और सारी सीटें कांग्रेस के पाले में जा रही है। 24-25 सीटें कौन सी है? जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन उसमें से 8 सीट इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिख रही है। इंडिपेंडेंट की 5 सीटें वह भी कांग्रेस के पक्ष में इस बार जा रही है। यानी ये कहे कि एक हिसाब से करीब करीब 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और इंडिपेंडेंट की है जो कांग्रेस के हक में इस बार जाए, और उसी हिसाब से पूरी व्यूह रचना इस दौर में हरियाणा के चुनाव में कर दी गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। खुद उसके पास 30 सीटें थी, 30 में से वो मानकर चल रही है कि करीब करीब 2 या 3 सीट वो गवाएगी, लेकिन इससे हट करके भी 2-3 सीट और भी दूसरी जगह से पा सकते हैं। यानी संदेश ये कांग्रेस के भीतर का होता है जो तत्काल वर्तमान की होती है। यानी इन तमाम सारे सीटों को लेकर के, यानी जेजेपी की जो सीटें उसमें बरवाला, टोहाना, शाहबाद, गोहेला और नरवाना, इन सब सुरक्षित सीट होती है जो पिछली बार जेजेपी ने जीत रखी थी। इस बार कांग्रेस पार्टी वहां पर आगे अब तक चल रही है और उसकी रणनीति इसके लिए तैयार है। इसके अलावा जुराना, नन्नौर की सीट होती है। जेजेपी के इन तमाम सारे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने पाले में लाना चाहती थी और सियासी तौर पर वह हरियाणा के भीतर सोच रही थी कि यहां पर वोट ट्रांसफर होगा, जो पिछली बार इस रूप में रहा कि वो साथी सरकार में थे, तो संदेश ये दिया गया कि हम जीतेंगे तो ये लोग हमारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। यह भी अपने आप में समझना पड़ेगा कि जेजेपी से बहुत सारे लोग निकले, बहुत सारे लोग कांग्रेस के भीतर गए, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी गए। तो ऐसे में जेजेपी के 8 सीट के, इंडिपेंडेंट की जो 5 सीटें थी, दादरी, महम, पुलरी, निखेरी और पृथला करके, इस पर कांग्रेस इस बार क्या है, इन तमाम सारे परिस्थितियों के भीतर एक बात तो साफ है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब खुलेआम खुले तौर पर इस बात को लेकर के काफी बेचैन है कि ये जीत आने वाले वक्त में केंद्र की पूरी राजनीति के भीतर सिंध लगा सकती है क्या। जो मौजूदा केंद्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के भीतर अपनी ताकत का एहसास कराती है कि हम चुनाव जिता सकते हैं, तो फिर अगर ऐसे में मार्जिन की स्थिति में कांग्रेस जीतती है तो ये मायने नहीं रखेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर से वो 24-25 सीटें कौन सी होती है जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी इस बार मान करके चल रही कि वो वहां पर जीत जाएगी। उसमें सीटें जो होती है उसमें विहोबा की सीट होती है, खरखंदा जो सुरक्षित सीट होती है वह भी शामिल होती है, रतिया की सीट जो सुरक्षित सीट मानी जाती है वह भी है, लोहारों की सीट, हथीन सीट,
और होडल की एक सीट होती है जो सुरक्षित सीट है, वह भी इसमें शामिल होती है। पंचकुला की सीट, तंबाला सिटी की सीट होती है, जगाधरी सीट, फतेहाबाद की सीट, थानेश्वर, कलायत, कैथल, इंदरी, जिंद, कोसली, हंसी, नलवा, भवानी खेरा जो कि सुरक्षित सीट है वह भी शामिल होती है। राई और गुरुग्राम तक जो इस बार मानकर चलती रही भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम सारी सीट जरूर जीतेंगे, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी इस बार जीतेगी। और इन सब के बीच एक बात तो यह था कि लगातार इस बात का जिक्र जो किया जा रहा था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी केवल रैली से आपका काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जो लोगों के बीच जाकर बातचीत करते हैं, जो आम लोगों से संवाद करते हैं, उन्हीं प्रक्रिया के भीतर इन तमाम सारे बातों को आगे लेकर जाना होगा। इसीलिए 30 तारीख से जो रथ यात्रा के तौर पर जो यात्रा राहुल गांधी की हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर हरियाणा के भीतर होगी, वो कम से कम इन 50 से 60 सीटों पर जीत का मोहर लगाए कि यहां पर हम चुनाव पक्का जीत रहे हैं। ये तमाम परिस्थिति राजनीतिक तरीके से अलग अलग लोगों के हिस्से और उनके लोगों के यानी प्रतिनिधित्व के तौर पर उनको बैठाया भी गया कि आपके दायरे में ये विधानसभा आएगा, ये सीटें आएंगी, आप इसको देखिए, इसको परखिए, बताइए यहाँ का क्या इनपुट आउटपुट है। अब तक जिन बातों को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते थे, उन बातों को चुनावी जीत से कभी जोड़ा नहीं जाता था। और चुनावी जीत के लिए जिस सियासत को भारतीय जनता पार्टी इस देश के भीतर साधती रही है, उस राजनीति को साध पाने में राहुल गांधी फेल हो जाया करते थे। इन्हीं बातों का जिक्र लगातार हुआ करता था। लेकिन पहली बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बात को क्या समझ गए हैं कि दरअसल उनके बातों का महत्व तभी बचेगा जब वो चुनावी जीत हासिल करेंगे। क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर उन्होंने जिन सारे मुद्दों को उठाया, उन तमाम मुद्दों का सीधा ताल्लुकात हरियाणा के विधानसभा के लोगों से उस रूप में जाकर के नहीं मिलता जहां उसकी ताल्लुकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस से होती है या नरेंद्र मोदी सरकार से होती है। वो तमाम सारे सवाल बेरोजगारी को लेकर के, अंबानी अडानी कॉर्पोरेट की पूंजी का सवाल हो, एमएसएमई को खत्म कर देने के साथ साथ एक पूरे नेक्सस के तौर पर मीडिया किस रूप में सरकार के साथ खड़ा है, ये तमाम सारे सवाल होते हैं। देश की आम जनता की सहमति अगर वोटों के आश्रय होगी तभी ये सारे बात निकल सकते हैं। इसीलिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब कल हरियाणा के भीतर भाषण दे रहे थे तो इन बातों का जिक्र उन्होंने साफ तौर पे किया कि दरअसल हरियाणा के भीतर सरकार सबकी बनेगी। यानी जो संदेश अब तक हरियाणा के भीतर चल रहा था कि हुडा, जाट, ये तमाम सारे मैसेज जो संदेश जो था हरियाणा के भीतर, उन तमाम सारे संदेश को राहुल गांधी ने एक झटके में कहते हुए धो दिया कि कोई यह ना समझे कि उसकी सरकार बन रही है, दरअसल ये सबकी सरकार हो, पूरे हरियाणा की सरकार होगी, हर बिरादरी की सरकार होगी। कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी ने अपनी बातों को हरियाणा के मंच से रखा और भारतीय जनता पार्टी वहीं पे सवाल खड़ा हो गया कि आखिर वो बीजेपी के इन मुद्दों को उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को पकड़ा, बीते 10 साल से वो मुद्दा कैसे चल रहा, उसके ऊपर हम बात करें उससे पहले लगता है कि राहुल गांधी की इन बातों को आपको एक पल के लिए देख लेना चाहिए। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है और हम सबकी सरकार बनाएंगे। किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। यानी ये कहे कि एक संदेश तो बहुत साफ होता है कि कांग्रेस के भीतर भी अगर कोई ये बात सोचता है कि उसकी सरकार होगी और कांग्रेस के भीतर अगर कोई दूसरा ये सोचता है कि वह सरकार के साथ कैसे खड़ा होगा या फिर कैसे साथ में आएगा, जो तमाम सारे सवाल इस दौर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को लेकर के सियासी तौर पर बड़ा होते चला गया हरियाणा के भीतर, भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी अपना हथियार बनाने की बात को भी इस दौर में कोशिश किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना संकट हरियाणा के भीतर ये होता है कि बीते 10 साल से वो हरियाणा की सत्ता में होता है, सियासी तौर पर क्या उसके पास कोई मुद्दा अपने उपलब्धियों के लेकर के हरियाणा के भीतर नहीं है। इसीलिए बीते 10 साल पुरानी परिस्थितियों को वह उठा करके हरियाणा के भीतर क्या भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस ऑल करने की परिस्थिति में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। मुश्किल केवल इतना भर रही है, मुश्किल तो इससे आगे की भी होती है। क्योंकि इस दौर में आप ध्यान दीजिएगा 2013-14 के भीतर जब लोकसभा चुनाव देश के भीतर हो रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार थे। उन्होंने 2013-14 के वर्ष में यानी अब से 10 साल पहले जिन तमाम सारे मुद्दों को सबसे ज्यादा बार उछाला वो सीधे गांधी परिवार के ऊपर हमले भर का था। और उस समय देश के आम लोगों के जहन में बार बार ये बात
रेंगती थी कि वाकई करप्शन जो है सो कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस परिवार से जुड़ा हुआ लोगों के पास ही, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी आया था। उस समय में कितने भाषण हरियाणा के भीतर, कितने भाषण देश भर के भीतर जिसमें जिक्र रॉबर्ट वाड्रा का हो, अगर उसको आप देखिएगा तो करीब करीब 9 से 10 बार देश के अलग अलग रैलियों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा के घोटालों का जिक्र 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किया, जिसमें से 4 बार करीब करीब हरियाणा के चुनावी मंच से किया था। यानी पिछले 11 वर्ष में उस मामले में जांच हुई, कमेटियां बनी, लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? अगर भ्रष्टाचार हुआ, जो एग्रीकल्चर लैंड को दिया गया कॉमर्शियल लैंड के तौर पर रॉबर्ट वाड्रा को, उसके आरोप जो थे रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, इस दौर में क्यों? क्योंकि ढीगरा कमेटी सरकार ने बनाई, जो नरेंद्र मोदी सरकार आई उसके बाद बनी, इसके बावजूद भी रॉबर्ट वाड्रा को सजा नहीं हुई। अब दोबारा से उन तमाम सारे बातों का जिक्र जब हरियाणा के चुनावी मैदान के भीतर न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि ये कहे कि पूरी की पूरी भाजपा, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी करने लगे थे, एक ही झटके में मौजूदा वक्त में कई सारे सवाल देश के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का अब खुलेआम मानना है कि जिन आरोपों को भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है, अब समय आ गया है कि उन तमाम आरोपों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की न केवल घेराबंदी की जाए बल्कि चुनावी जीत के आसरे इस बात का भी एहसास उनको कराया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने उपलब्धियों के आसरे नहीं चलती है, और वो उन तमाम सारी परिस्थितियों को अगर कहती है तो उस समय में भी वो झूठ कह रही थी। यानी ये कहे कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर जो ईडी के आरोप लगे, इस भारत देश के 20 से अधिक जगहों पर जो राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए, उन तमाम बातों को लेकर के सजा क्यों नहीं हो पाती है? और ईडी ने तो 5 घंटे तक, करीब करीब 50 घंटे तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पूछताछ भी की। शायद ये एक रास्ता हो सकता है कि महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार के दौरान ये तमाम सारे बात गूंजेगा इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र के राजनीति के भीतर कई सारे लोग, कई सारे नेता ईडी के दायरे में भी, और उन तमाम दायरों के भीतर आप खास तौर पर ध्यान दीजिएगा तो शरद पवार का पूरा परिवार भी, और जो उद्धव ठाकरे के करीबी थे उनको भी इसमें शामिल किया गया। यानी ये कहे कि दोनों राजनीतिक पार्टी बची नहीं है। कांग्रेस में से अशोक चौहान थे, वह पार्टी छोड़ करके चले गए, इस तरफ आकर के खड़े हो गए। यानी ये कहे कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र की सियासत को प्रभावित करेगी। अगर हरियाणा में 2/3 की जीत अगर मिलती है कांग्रेस पार्टी को, तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के भीतर आएगा। इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता है। लेकिन तमाम सारे बातों के बीच आज लगता है कि जिन तमाम बातों के बीच अमित शाह जो बात कहते हैं, जबकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन जब वो जिक्र कर रहे थे दामाद शब्द का यूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किया और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। अभी तक 10 साल में कोई कच्चा चिट्ठा अगर सामने ना ला पाए तो अब इन तमाम सारे सवालों का जवाब विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या वाकई जानबूझकर के अपनी पूरी की पूरी व्यू रचना चुनाव के वोटिंग से ठीक पहले 30 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक हरियाणा के सड़कों पर घूमते हुए वहां के लोगों से संवाद बनाने की राजनीति साधने की है? और क्या कहते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, देखिए। जो सरकारें चलती थी, हुड्डा साहब आप सरकार चलाते थे, 3 डी का बड़ा महत्व था। एक डीलर, एक दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। ये तीनों डी आपकी सरकार चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त। अब चाणक्य साहब आरोप तो लगा रहे हो अभी सत्ता में रह करके और देश के गृह मंत्री होकर के, और हरियाणा के भीतर बीते 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता थी। तो ये तमाम सारे सवाल बड़ा हो या इसके ठीक बराबर जिस प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनाव को साधने जा रही थी उसी की कहीं तो हवा नहीं निकल गई। क्योंकि मौजूदा वक्त में जो कि बागी विधायक थे इससे पहले जिनको टिकट नहीं दिया गया और वो चुनाव मैदान में आ गए, जो बागी नेता थे हरियाणा के भीतर जो चुनाव मैदान में आ गए, अगर वो कांग्रेस के बीच से भी निकले तो वो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीच से भी निकले हैं। यानी ये कहे कि इस दौर में इस बात को माना जाता रहा कि दरअसल इंडिपेंडेंट जीतेंगे तो जिसकी भी सरकार होगी उसके साथ जाकर के ये लोग खड़े हो जाएंगे। और ये तमाम सारे बात सवाल उसके आगे के इसलिए भी होता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय विधायक जो कि इस दौर में बागी होकर के चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बाहर नहीं किया,
और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान समझ रही है कि अगर अपने उम्मीदवार नहीं जीते, जो चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे में जो इंडिपेंडेंट है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। लेकिन पहली बार जब रणनीति 2/3 सीटों को जीतने को लेकर बनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी के जरिए, यूं कहे उसका कमान राहुल गांधी अपने हाथ में ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं, और इसी का असर होता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर घूमते हुए अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये बात कहने से घबरा नहीं रहे कि सामूहिक तौर पर यह लड़ाई लड़ी जा रही और कांग्रेस इसमें जीतेगी। इन्हीं तमाम सारे बातों का जिक्र कुमारी शैलजा भी करती है। और जब मंच पे दोनों थे, एक एक बात दोनों लोगों का सुनिए, वो संदेश बहुत साफ होता है कि किसी भी हालत में अब अलग राह नहीं पकड़ना है, सबको मिलकर के हरियाणा के भीतर एक साथ चलना है। अब बीते एक दिन के भीतर दिल्ली के भीतर ये प्लानिंग हो गई कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिन हिसाब से काम करेंगे उसके विरोध में विरोधी और बागियों की कोई जगह नहीं है, उनको एक झटके में बाहर कर दिया गया। ये प्लानिंग सामने आ गई कि 30 तारीख से हम हरियाणा के सड़कों पे पैदल चलने वाले हैं। इन तमाम सारे बातों के बीच कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब देख लीजिए क्या कहते हैं। वो नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूं, इनका धन्यवाद करती हूं जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है। जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेस्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। देखिए राहुल जी, जब से आपने भारत जोड़ो यात्रा इस जीटी रोड से गई थी और हरियाणा में सब जगह गई थी, एक नया जोश यहाँ के कार्यकर्ता। इस वक्त में आप ध्यान दीजिए कि दोनों नेता को इस बात का एहसास है कि मौजूदा समय में राहुल गांधी सब कुछ है कांग्रेस के, और कांग्रेस के भीतर जो पुरानी नेताओं की जो पूरी पारंपरिक राजनीति करने की जो तरीका थी, जो सोच थी, अब वो नहीं चलेगी कांग्रेस के भीतर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो भारत जोड़ो यात्रा या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा निकाली गई, उसने कांग्रेस पार्टी को इस देश के भीतर एक नए तरीके से लाकर खड़ा किया। यह अलग बात है कि तमाम कांग्रेसी अपने अपने एरिया में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने अपने क्षेत्रों में राजनीति को बदल नहीं पाए, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये भरोसा, ये बात कह करके दिला रहे कि सबको को एक साथ चलना पड़ेगा। और ऐसे में कांग्रेस का मतलब इस दौर में अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, तो फिर ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हर नेता अब करने से चूक नहीं रहा है। और खास तौर पर हरियाणा के भीतर अब ये सवाल बड़ा होने लगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी या फिर सामने खड़े दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे रावण हो, चाहे INLD हो, चाहे मतलब तमाम सारे जो भी हो, जेजेपी हो, इन तमाम सारे परिस्थितियों के भीतर अभी तक एक संदेश, एक मैसेज और था हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। INLD इनका भी प्रभाव हरियाणा के भीतर अलग अलग जगहों पे मौजूद है। इन्होंने करीब करीब अपने तौर पे 11 सीटों को मापा है, परखा है, भापा। इन तमाम सीटों को लेकर के कहा जा रहा था इन जगहों पर इंडिपेंडेंट और INLD जीतेंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी नजर आएगी। उसमें से बहादुरगढ़, गुहाना, बरौंदा, हिसार, राई, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़, यहाँ पर इंडिपेंडेंट, यहाँ पर ये लोग जीतेंगे ऐसा माना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस के 3 सीटों पर बागियों का समर्थन होता है। विपक्ष के लोगों के साथ खड़े होकर के वो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। और जो INLD की थी उसके भीतर कलायत, डंबाली, रानिया और हेलानाबाद करके जगह होती है, यहाँ इनको लेकर के माना जाता था कि इन 11 सीटों को लेकर के रणनीति थी। लेकिन जब आज बागियों का रास्ता कांग्रेस पार्टी के द्वारा से दिखाया गया, कांग्रेस पार्टी के भीतर से, तो हरियाणा की राजनीति के भीतर से निकले हुए 2-3 बातें मौजूदा वक्त की राजनीति में दिल्ली के धड़कनों को काफी तेज कर रही है। पहला मैसेज तो यही होती है कि सच में अगर 2/3 सीटों से कांग्रेस पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अगर जीत पाती है, तो फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब आवाजें उठने तेज हो जाएंगी। और इन तमाम सारे चीजों का उपाय इस रूप में भी खोजने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आना चाहती है कि किसी भी हाल में 8 तारीख से पहले इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दे, जिससे लोग उस चुनावी प्रक्रिया के भीतर शामिल हो जाए। अन्यथा अगर 8 अक्टूबर के बाद चुनाव आयोग महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान करेगा, तो हरियाणा के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी की उस पूरे रणनीति को धो डालेगी, जो रणनीति उन्होंने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बिछाई और कांग्रेस वहां पर 2/3 सीटों से जीत गई। ये पहला मैसेज दिल्ली के भीतर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के
शीर्ष नेताओं के सामने इस संकट होती है। दूसरा सवाल, मौजूदा वक्त में जो तमाम सारे मुद्दे जो बीते 10 साल पहले जो बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती थी, फिर से अगर वही मुद्दे को दोहरा रही है और वही मुद्दे अगर 2/3 सीटों पर जीत के सामने अगर बेईमानी साबित होती है, तो क्या सच में इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास कोई मुद्दा ऐसा बचेगा नहीं जो अभी तक 2014 से पहले की परिस्थितियों का जिक्र कर करके चुनाव इस देश के भीतर अलग अलग राज्यों के भीतर जीतते रहे। ये संकट भी इस दौर में भाजपा के सामने आकर खड़ा है। और तीसरा बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में यह है कि हरियाणा में ठीक है, जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर ये सियासत अब नहीं चलेगी। और महाराष्ट्र के भीतर की सियासत से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो नितिन गडकरी ने खुद को अलग रखा, क्योंकि वो इस दौर में मान रहे हैं कि सियासी तौर पर अगर हार मिल रही है तो वह उस हार के भीतर शामिल क्यों हो जाए, और उस हार के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार होंगे वो उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर ही परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि देश के राजनीति में भी परिवर्तन होगा और राष्ट्रीय तौर पर परिवर्तन होगा। तो ऐसे में हरियाणा से निकली हुई हवा महाराष्ट्र के राजनीति को कैसे प्रभावित करेगी, इस बात को शायद पहली बार चुनावी जीत और चुनावी बड़ी जीत के आसरे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समझ बैठे और अपने हाथ में कमान ले लिए। इसीलिए कांग्रेस के भीतर एक लाइन में सारी बातों को रख करके तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर के चलना पड़ेगा। ये संदेश बहुत साफ होता है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो साफ होता है संदेश, जो अगर चुनावी जीत नहीं मिलेगा, कल तक जो हम चुनावी जीत हम मुझे मिलती रहती थी, अब चुनावी जीत की परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है निकलेगा। देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।